नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कोरोना महामारी से हम सब लोग परेशान हैं, संपूर्ण जगत परेशान है। और देखा जा रहा है कि इस महामारी ने, इस बीमारी ने ऐसे बहुत से लोगों को परेशान किया है जो लोग कैंसर से ग्रसित हैं। आज हम आपको बताएंगे ये संकट का समय कैंसर के पेशेंट के लिए कितना मुश्किल भरा है, उनको एहतियात क्या क्या रखने हैं। साथ ही साथ देखा जाएगा कि समाज में जब भी किसी को कैंसर हो जाता है तो लोग घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब बस ज़िंदगी के कुछ ही दिन उनके पास बचे हैं। तो उनको कैसे समझाया जाए। और आपको बता दें, कैंसर होने का मतलब दर्शकों ये नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया है। आज की मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छा इलाज आप लोगों के लिए है। बहुत अच्छे समझाया जाएगा कि कीमोथेरेपी किस किस प्रकार की होती हैं, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के बाद कौन से एहतियात बरतने होते हैं, कैंसर पेशेंट को अपना इलाज कराने के बाद कौन सी बातों पर सावधानियां बरतनी हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे बायोप्सी टेस्ट करने के जो तरीके होते हैं और उसके बाद जो लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सज्जन राज पुरोहित जी हैं। अभिनंदन है सर आपका। डॉक्टर पुरोहित आपको बताएंगे, समझाएंगे कि इस संकट के समय में हम सबको अपने एहतियात किस तरह से रखना है और सावधानियां क्या बरतनी है। लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। क्या कोरोना होने का डर कैंसर मरीजों को है ज्यादा? कैंसर होने पर आखिर क्या करें? क्या देश में लगातार बढ़ रहे हैं कैंसर के मरीज? कैंसर के साथ जीवन को कैसे जीना है? कीमोथेरेपी, रेडिएशन होने के बाद क्या एहतियात बरतें? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं और समझते हैं कि अब जीवन के लिए कुछ दिन ही उनके पास हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय रहते अगर इस बीमारी का पता लगाया जा सके तो हम सब लोगों के लिए ये काफी अच्छा होता है। हमारे देश में इस बीमारी का इलाज काफी एडवांस हो चुका है, जो मरीजों को 4th स्टेज पर तक जाकर काफी दिन जिंदगी को बढ़ा देता है। तो कैसे पहचाने इस बीमारी को? कैंसर के मरीज में क्या होते हैं सिम्टम? बायोप्सी टेस्ट क्या कहता है? और कीमोथेरेपी, रेडिएशन करने के बाद किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए? अगर आपको जाननी है सारी बातें तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये समय हम सब लोगों के लिए बहुत पेचीदा है और संजीदा भी है, क्योंकि हम लोग लगभग 8 से 9 महीने से इस महामारी से लड़ रहे हैं। और महामारी ऐसी है कि जिसके लिए इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार सेंटर्स का विजिट कर रहे हैं और बस उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ ही दिनों बाद बाजार में वैक्सीन भी आ जाएगी। डॉक्टर पुरोहित, देखा जाए हम सबके लिए ये समय बहुत ही संकट भरा है और समय के साथ साथ ये देखा जाए बार बार हिदायत यही दी जाती है हम लोगों को कि हम लोगों को SMS को फॉलो करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क लगाना है, क्योंकि संजीवनी हमारे लिए यही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ये जो समय चल रहा है वो कैंसर के पेशेंट के लिए कितना घातक हो सकता है और उनको क्या क्या एहतियात बरतने हैं? सुनील जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और कोरोना को लेकर जितनी हम लोगों के बीच में डर का माहौल हो गया है और आपने देखा है कि इसका कोई एक्चुअल इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। हमें इसके प्रति जो प्रिकॉशन है वो लेने पड़ रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, इंडिया के अंदर एक अच्छी चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कंपेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स। जो हमारी इंडिया के अंदर कोरोना की वजह से मोर्टेलिटी है वो काफ़ी कम है। हम अपनी प्रैक्टिस में जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि सीरियस केसेस जो हैं, अगर मान लो 100 लोगों में कोरोना हुआ तो सीरियस केसेस जो हैं वो 5 से 7% सीरियस होते हैं। उनमें से भी ICU की या वेंटिलेटर की जो ज़रूरत पड़ती है वो 10% के आसपास पड़ रही है। तो ओवरऑल अगर मोर्टेलिटी देखी जाए तो 1% से नीचे है। तो एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा कंपेयर टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हमारा
सिचुएशन थोड़ा बेटर है, इसीलिए शायद इंडिया में इतना रैपिड स्प्रेड होने के बावजूद भी जो मोर्टेलिटीज़ हैं वो हमारी मच बेटर है कंपेयर टू द वर्ल्ड। अब अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा मुझे कि कोरोना की वजह से कैंसर पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये जो है ना बहुत ही गंभीर समस्या है, इसीलिए शायद मैं आपके साथ ये शो भी कर रहा हूँ ताकि हम ये जागरूकता लोगों के बीच में फैला पाएँ कि कोरोना की वजह से कैंसर के इलाज में आप देरी ना करें, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 9 महीने के अंदर हमारे पास करीबन 1 करोड़ केस आए और हमारे पूरे देश के अंदर करीबन 1 लाख लोगों की जान गई। और इसी दौरान पूरे साल के अंदर करीबन 19 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है और उसकी वजह से करीबन 9 लाख लोगों की जान जा रही है। तो कैंसर जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट बीमारी है और मैं ये चाहूँगा कि किसी की फैमिली के अंदर या तो कैंसर डायग्नोज हुआ तो वो कभी कभी क्या कोरोना की वजह से वो कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से उसका स्टेज बढ़ जा रहा है, जो कि काफ़ी सीरियस समस्या है। उसकी वजह से उनके आगे ठीक होने के या क्योर होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कुछ लोग जिनको इसके सिम्टम्स हैं वो अपने इलाज को देर कर रहे हैं, वो या डॉक्टर को सीक नहीं कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में हमने एक ये चीज़ का ध्यान रखा और हमने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि हमारा जो कोविड का जो हॉस्पिटल है वो एक तरह से सेपरेट है और हमारे पास एक ट्राया सिस्टम है जिसमें हम किसी के भी सिम्टम्स ऐसे हैं या शुरुआत में पहली बार जब पेशेंट आता है तो उसके हम अगर एसिम्प्टोमेटिक है तब भी हम उसकी रैपिड टेस्टिंग करके ये जांच लें कि उनको कोविड तो नहीं है। तो जिनका कोविड का ट्रीटमेंट है वो अलग एरिया में हो रहा है, उसके डॉक्टर्स नर्सेस सब अलग हैं और बाकी जितने भी और इम्पॉर्टेंट बीमारियां जैसे कैंसर का हमारा पूरा अलग से विंग है, तो उसमें कोविड के पेशेंट्स मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि कैंसर के इलाज को कोविड की वजह से ना रोकें। कैंसर वाकई में एक इम्पॉर्टेंट समस्या है और इसमें देरी होने से स्टेज में बढ़ावा हो सकता है और क्योरेबिलिटी के चांसेस कम हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर आपने कि जैसा आपने कहा, 2 बातें इसमें निकल कर आ रही हैं दर्शकों। पहली बात सर ने कही है, इस बात को आप लोग एक अंडरलाइन कर लीजिए कि कोरोना की वजह से कैंसर पेशेंट को अपना इलाज देरी से नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये परेशानी बढ़ जाती है, अगर 4th स्टेज पर आ जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि समय हाथ से निकल जाता है। तो इस बात पर अमल करना आप लोगों को। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि मैं अगर शायद एग्जाम्पल दूं कि अगर अस्पताल में जाऊं, कोई कैंसर पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत वीक है और कहीं वो किसी बीमारी के चपेट में आ जाता है कोविड के, तो उसके लिए आफत और बन सकती है। तो उसको लेकर अस्पताल में सारे प्रबंध किए गए हैं और एहतियात के साथ इलाज किया जाता है। अगर कोई शक देखा जाता है, एसिम्प्टोमेटिक आपने जिक्र किया, तो तुरंत आप रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करा लेते हैं। सर, ये तो बात आपने बता दी कि कैंसर के पेशेंट आपके पास आते हैं, जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कई बार बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने पूरे जीवन भर शराब पी, उन्होंने स्मोकिंग भी की, सारे नशे किए, लेकिन उनको कैंसर नहीं हुआ। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी एडिक्शन उनके अंदर नहीं होता है, उसके बाद भी उनको कैंसर हो जाता है। तो ये 2 तरह के सिनेरियो समाज में निकल कर आते हैं, ये क्या डिफाइन करते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, मतलब, और मुझे लगता है कि मैं रोज अपनी प्रैक्टिस में उसको आंसर करता हूँ। तो इसके आंसर के लिए हमें जानना जरूरी है कि कैंसर है क्या। तो कैंसर जो है वो हमारी बॉडी जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। अब इन सेल्स के अंदर कोई अगर एक सेल ऐसा अबनॉर्मल हो जाए जिसमें 2 चीज़ें होनी जरूरी है। एक तो उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी आ जाए कि अब वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर सकता है, मतलब वो अब बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ग्रो कर सकता है, जैसे वो अपने टाइम के हिसाब से 1 से 2, 2 से 4 ऐसे, ये प्रॉपर्टी हो जाए उसके अंदर। दूसरा, ये प्रॉपर्टी आती है जेनेटिक अबनॉर्मलिटी की वजह से, जीन बदल जाए उसका, म्यूटेशन। यस। तो जैसे ही उसमें म्यूटेशन हुई, तो अगर ऐसी कोई म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से वो मरा नहीं बट वो अमर हो गया, तो वो सेल अमर हो गया एक तरह से, है ना। तो वो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बार बार बढ़ता जाए। को बीच में थोड़ा रुकना चाहूंगा, जो ऑन्कोजीन होता है ना, कैंसर कॉजिंग जीन होता है, उसके बारे में भी डिफाइन कीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये होता क्यों है, तो अब ये आपने बहुत अच्छी मतलब साइंटिफिक चीज पूछी इसमें। तो होता ये है कि 2 तरह के जीन्स होते हैं जो कि कैंसर में इंपॉर्टेंट है। एक होता है ऑन्कोजीन्स। तो जो ये ऑन्कोजीन होते हैं, तो ये नॉर्मली जो है ये प्रोटोफॉर्म में रहते हैं, तो उसमें वो बेसिक सेल के कुछ फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, जिसके 3 मुख्य कारण हैं, एक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा है हेरिडिटरी फैक्टर्स और तीसरा है चांस।
ये 3 ही मुख्य कारण है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो अगर वो प्रोटोऑन्कोजीन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो शटडाउन था वो हट जाए तो ऑन्कोजीन बन जाएगा। ऑन्कोजीन बनेगा तो वो कैंसर का रूप ले सकता है। दूसरा जो जीन होता है उसको बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है ये हमारी बॉडी में एक तरह से गार्जियन का या आप बोल सकते हैं कि कंट्रोलर का रोल प्ले करता है। अगर इनके अंदर ये स्टॉप हो जाए तो भी कैंसर बन सकता है। तो अगर आप देखा जाए कैंसर जो है जेनेटिक लेवल की बीमारी है और जीन्स के अंदर गड़बड़ होने की वजह से कैंसर डेवलप हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जीन्स में कोई डिस्टर्बेंस होने की वजह से कैंसर डेवलप होने लगता है। मैं अगला सवाल आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि बहुत से लोगों में ये देखा जाता है कि कैंसर होने के बाद भी लाइफ को 20 से 25 साल तक बड़े आराम से डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ, एक एहतियात के साथ जीवन को साधारण तरीके से चलाते रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर पता पड़ा कि कैंसर हुआ और तो उनका 1-2 साल 6 महीने में ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये 2 तरह के सीन निकल कर आते हैं। ऐसा क्यों होता है और कौन-कौन सी परिस्थितियाँ आती हैं? तो देखिए कैंसर जो है ना, कैंसर जैसे आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन के जवाब में बताया ये प्रोसेस है। कैंसर एक बीमारी नहीं है। तो 250 डिफरेंट तरह के कैंसर बॉडी में हो सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसे कैंसर होते हैं जो धीमी गति से बढ़ सकते हैं या वो कम फैलने वाले होते हैं या वो लोग टाइम पे उसको पकड़ लेते हैं। तो टाइम पे पकड़ लोगे, स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ लोगे तो जल्दी से वो ठीक हो सकते हैं। तो वो काफ़ी सारे लोग, बल्कि आज के डेट में जो डेटा है ऑलमोस्ट यूएस के अंदर 60 to 70% जो कैंसर है वो फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में पकड़े जा रहे हैं। इंडिया के अंदर अभी भी ये हम लैग चल रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अगर लोगों में अवेयरनेस आ जाए, लोग ये मान के चलें, इनफैक्ट ना केवल लोग, फैमिली फिजिशियंस के अंदर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इसी तरह से हम फैमिली फिजिशियन से भी बात करते हैं और उनके अंदर ये जागरूकता आ जाए कि टाइम पे अगर कोई भी शक लग रहा है, कोई भी कैंसर के लक्षण लग रहे हैं तो तुरंत उसकी जांच कराकर उसको एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर में भेजा जाए। टाइम पे कैंसर का इलाज होगा तो वो बहुत हाई चांस है क्योर हो जाएगा। स्टेज 1 स्टेज 2 में 90% तक क्योरेबल है। कुछ लोगों के एडवांस केसेस में भी आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, नई ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, तो अब ऐसा नहीं रहा कि बहुत कम लाइफ स्पैन होगा। एडवांस स्टेजेस के अंदर भी आज ऐसे लोग हैं जो 5 से 7 साल आराम से निकाल रहे हैं एडवांस स्टेज पर, एडवांस स्टेजेस में, लास्ट 4 स्टेज पे जाने के 4th स्टेज में भी। और कुछ तो ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें एडवांस स्टेज में भी आ रहे हैं तो भी उनकी लाइफ जो है नॉर्मल हो गई है। ऐसे भी कैंसर्स हैं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि कैंसर का टाइप कौन सा है, स्टेज कौन सा है। स्टेज और टाइप पे डिपेंड करेगा कि आगे कैसा उनका फ्यूचर रहेगा। तीसरा जो आपने बात बोली, पर्सन का और फैमिली का जागरूक होना कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर से कराया जाए। लोग क्या करते हैं, गुमराह हो जाते हैं, कोई ऐसी एड्स देखते हैं या ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे उनको फॉल्सली क्लेम किया जाता है, उसकी वजह से भी उनका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। और सर हमारे समाज में ये भी है कि जब भी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बहुत लोग ये कहते हैं कि फला इंसान के साथ ऐसा हुआ था, अब कैंसर का पेशेंट है, इसी के साथ होगा। तो ये बिल्कुल गलत होता है क्योंकि हर किसी का इम्यून सिस्टम अलग होता है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हो सकता है कोई पहले से कोई बीमारी से ग्रसित हो, कोई पहले किसी की इम्यूनिटी अच्छी हो, तो ये कंपेयर करना सा गलत होता है। और अगर हो सके, जैसा आपने कहा कि अपने यहाँ अवेयरनेस की कमी है और सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं होते हैं। अब्रॉड कंट्रीज, आपने यूएस से कहा कि वहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं और क्यूरेबल हो जाते हैं। तो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ जो टेस्ट बायोप्सी किया जाता है, लोग उसको करवाने के लिए डरते हैं और बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में बताइए। बहुत बार हम जब ऐसे बात करते हैं हमें लगता है कि कैंसर का शक लग रहा है, स्कैन कराया, सीटी स्कैन कराया या पेट सीटी स्कैन कराया, तो उसके अंदर अगर उनको लगता है कि हाँ ये जो तकलीफ है कैंसर हो सकती है, लेकिन कैंसर का जो कन्फर्मेशन है वो बायोप्सी के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, तो बायोप्सी क्या है? बायोप्सी सिर्फ एक सैम्पलिंग है। वो जो एरिया जो अबनॉर्मल दिख रहा है, जो हमें सीटी स्कैन में या फिल्म में दिख रहा है या रेडियोलॉजिकली दिख रहा है, उसकी हम एक नीडल के द्वारा जांच करते हैं और एक छोटा सा उसका जो पीस है वो निकाल कर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसके ऊपर और एडिशनल टेस्ट वगैरह करते हैं। तो बायोप्सी 95% कैंसर्स के लिए जरूरी है। 5% कैंसर ऐसा है जिसमें बिना बायोप्सी के भी हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं। ब्लड कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, उनमें सिर्फ ब्लड सैंपल से ही कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है कि नहीं है। तो बायोप्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और बायोप्सी से कोई कैंसर नहीं फैलता है। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि लोग आते हैं, शुरुआत में जब हमारे पास आते हैं उनका कैंसर ऑलरेडी एडवांस स्टेज में होता है, तो जब बायोप्सी हो जाती है, कुछ ट्रीटमेंट चलता है, कभी कभी उनका अगर परिणाम सही ना आए तो वो सोचते हैं कि बायोप्सी के बाद ही प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। तो लोग इसको इस चीज़ से जोड़ लेते हैं,
लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि बायोप्सी एक तो ज़्यादातर कैंसर्स में ज़रूरी है कैंसर डायग्नोसिस बनाने के लिए, और दूसरा बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, इससे कोई कैंसर नहीं फैलता है। बिल्कुल, तो जो लोग बायोप्सी करने के लिए डरते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया है दर्शकों कि बायोप्सी से कोई कैंसर नहीं फैलता है और सेफ तरीका है डायग्नोज करने का। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर मतलब बोलता है कि कीमोथेरेपी होगी कुछ दिनों बाद आपकी और रेडिएशन थेरेपी होगी। बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि कीमोथेरेपी होने के बाद उनके सिर के बाल चले जाएंगे, परेशानी बहुत होती है। जो समाज के प्रश्न हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग जगह जगह तरह की कुंठाएँ होती हैं। तो किस तरह की कीमोथेरेपी होती है, और हार्ड कीमोथेरेपी के भी जिक्र मैं करना चाहूँगा और सॉफ्ट का भी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे आपने, और मेरे को लगता है कि ये इसको मुझे आंसर करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि कीमोथेरेपी को लेकर जितनी बायोप्सी को लेकर भ्रांतियां, उससे ज़्यादा कीमोथेरेपी को लेकर भ्रांतियां हैं। जैसे लोगों के मन में है कि जो कीमोथेरेपी है कोबरा का जहर है या कोई बिच्छू का जहर है, वो हमारे अंदर जहर डाल रहे हैं डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं कि कीमोथेरेपी है क्या। तो अगर मैं बहुत ही सरल भाषा बोलूँ, कीमोथेरेपी सिर्फ एक विधा है जिससे हम दवाइयाँ देते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर इफेक्ट करती है, उनको रोकती है। तो होता क्या है कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल, कैंसर तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है ही है, इनके अलावा हमारी बॉडी के कुछ और सेल्स हैं जो कि रैपिडली डिवाइड करते हैं, जैसे हमारी स्किन है, हमारे हेयर के जो ग्रोथ फॉलिकल्स हैं, है ना, इसके अलावा हमारी जो लाइनिंग है पेट की, आंतों की सब लाइनिंग है, ब्लड की लाइनिंग, जो ब्लड हमारा रोज हमारा ब्लड बनता है, आप ब्लड डोनेट करके आएंगे फिर 2 महीने में आपका ब्लड बन जाएगा। तो ये सारे सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। जब ऐसी दवाइयाँ, और ये बहुत सारी दवाइयाँ प्लांट सोर्स से होती हैं, कुछ आर्टिफिशियल बनाई जाती हैं, ये होती प्यूरिफाइड फॉर्म में दवाइयाँ ही हैं, केमिकल्स होते हैं, इसलिए कीमोथेरेपी बोलते हैं। जब ये दवाइयाँ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे काम करती हैं तो कुछ इनके साइड इफेक्ट इन चीज़ों पे आ सकते हैं। तो ये बात सही है कि काफ़ी सारे लोगों में जब ये दवाइयाँ शुरू हुई थी आज से 20-30 साल पहले, तो ऐसे साइड इफेक्ट आते थे, और ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज़ घुसी कि ये दवाइयाँ जो है झेलना बहुत मुश्किल है, बॉडी के काफ़ी हिस्सों में साइड इफेक्ट आते हैं, स्पेशली जैसे हेयर लॉस होना, ठीक है, थोड़ा ऐसा लगना कि थकान लग रही है, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, इम्यूनिटी लो हो जाना। तो ये सारी चीज़ें ना अब बहुत कंट्रोल हो गई हैं। और आपको ये बात के ये जान के हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिनकी कीमोथेरेपी आज से 15-20 साल पहले हुई तो उनको ये बहुत खराब एक्सपीरियंस हुए। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर कीमोथेरेपी जो है वो डे केयर में हम कर सकते हैं। इसका मतलब कीमोथेरेपी जो है उसके लिए आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है, आप आते हैं सुबह से दोपहर तक या सुबह से शाम तक दवाई लग जाती है, आप चले जाते हैं घर। क्यों? क्योंकि इन सब साइड इफेक्ट्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई, पहली बात तो अब जो है कुछ दवाइयाँ तो ऐसी कीमोथेरेपी जो जिनसे बाल नहीं आते, कुछ दवाइयाँ ऐसी अगर बाल जाएँ तो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं स्कैल्प कूलिंग कैप्स। तो वो कैप्स बनाकर उनको अगर हम कीमोथेरेपी दें तो उनका बाल जाना रोक सकते हैं। इसी तरीके से बॉडी की इम्यूनिटी लो ना हो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कैंसर के पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है, ऐसा नहीं है। कैंसर के पेशेंट की सिर्फ एडवांस केसेस में जहाँ पे कैंसर पूरी जगह फैल चुका है और वो बॉडी पे हैवी होगा तभी इम्यूनिटी लो होती है। अगर कैंसर लोकलाइज है कोई इम्यूनिटी लो नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी उससे, हाँ मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, एक आपने बात कही, एक डॉक्टर का सवाल मेरे मन में आ गया था। मैं भी कुछ दिन पहले एक चैनल पर डॉक्टर को देख रहा था, डॉक्टर गुलेरिया जी जो उसके डायरेक्टर हैं एम्स के, उन्होंने यही बात कही थी जो आप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कैंसर के जब किसी पेशेंट को होता है तो उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है पहले से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि कैंसर के पेशेंट पे कोविड उतना इफेक्ट डाल सके जितना होता है। दर्शकों, मैंने सर को इसलिए रोका और इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि आप लोगों के मन में एक अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक विचार जाए। अगर कोई कैंसर पेशेंट है, देखिए ये बात तो है कि सर हम लोगों को एहतियात बरतना है, बार बार आप बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर कैंसर का पेशेंट है तो कोरोना उस पर ज्यादा हावी हो जाएगा। सर कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने, आई थिंक मैसेज आपने दिया है। तो कैंसर के अंदर ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी लो होती है, कैंसर में कोई इम्यूनिटी लो नहीं होती है। कैंसर का पर्सन जब उसके एक बॉडी के अबनॉर्मल एरिया में प्रॉब्लम है, उसके अलावा बाकी बॉडी सही है उसकी, होता क्या है कि होता क्या है इसमें, इम्यूनिटी जो कैंसर का सेल बन रहा है उसको पकड़ नहीं पा रही है। जैसे अब हमें कोई बीमारी हो जाए, हमारी इम्यूनिटी उसको अटैक करती है, लेकिन कैंसर हमारी बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं तो उसको पहचान नहीं पाती है, इसीलिए कैंसर के अगेंस्ट इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन बाकी सब जो वायरस फंगस सबकी इम्यूनिटी ठीक होती है। कुछ कैंसर्स हैं जैसे कि ब्लड कैंसर्स हैं, अब ब्लड कैंसर ना हमारी इम्यूनिटी के कैंसर्स ही हैं, उसमें इम्यूनिटी डेफिनेटली लो होती है। लेकिन ज़्यादातर सॉलिड ट्यूमर्स में या और जो हमारे लिवर लंग्स इन सब के कैंसर्स में कोई इम्यूनिटी लो नहीं होती है। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा ये कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अब हमारे पास ऐसे इंजेक्शंस वगैरह आ गए
जो कि कीमोथेरेपी से अगर इम्यूनिटी लो होगी, क्योंकि कीमोथेरेपी भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल जो कि हमारे बोन मैरो के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, उन पर असर करती है। अब इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने से काफ़ी सारे लोगों में इम्यूनिटी को लो होने से भी बचा सकते हैं। कैंसर की वजह से नहीं, कीमो की वजह से जो इम्यूनिटी लो हुई थी उसको हम बचा पा रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आज के डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा हो गया है और डे केयर बेस हो गया है। इसमें 3 बातें दर्शकों बहुत अच्छी निकल कर आई हैं। डॉक्टर पुरोहित साहब बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। पहली बात ये निकल कर आई कि जब भी किसी की कीमोथेरेपी होती है, जो वीकनेस आती है, वो कैंसर की वजह से नहीं होती है, जो कीमोथेरेपी में ड्रग्स दिए जाते हैं उसकी वजह से होती है। और एडवांस तरीके से अगर देखा जाए तो आज के टाइम में सर बता रहे हैं बार बार कि इंजेक्शन लगाने से इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पहली बात तो सर ने ये बताई। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कीमोथेरेपी देने के तरीके आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं, डे केयर में भी दे सकते हैं, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बार बार बोल रहे हैं कि अगर कैंसर होने का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी समाप्त हो गई है, कि अब आपके आगे डेथ सेंटेंस हो गया। लोग कहते हैं कि अब तो कुछ है ही नहीं, बस लाइफ ख़त्म है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को सर ने ठीक किया है, बहुत से लोगों के जीवन को साधारण तरीके से सर ने चलाया है। बार बार उन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर कोई हमारे पास आता है तो इलाज करने में, बहुत अच्छी सुविधा देने में आराम रहता है और जल्द ही ठीक किया जा सकता है। सर मैं सुनील एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मतलब कीमोथेरेपी को लेकर एक और चीज़, हम अभी डे केयर पहुँचे हैं और यूके और यूएस में अब होम कीमोथेरेपी होने लगी है। तो लोगों को इतना सुविधाजनक हो गया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस बीमारी को लेकर काफ़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो अब दवाइयाँ इतनी सेफ हो चुकी है, घर पे दे सकते हैं। तो ऐसा भी अब यूके और काफ़ी जगह पे सेंटर ऐसे बन गए जहाँ पे होम कीमोथेरेपी हो रही है, लोग अपने घर में कीमोथेरेपी ले पा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज आया है, जिसकी वजह से मैं चाहूँगा कि लोग कीमोथेरेपी से ना डरें और कीमोथेरेपी के डर की वजह से अपने इलाज को आगे ना रोकें। बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि सब वो एडवांस कंट्री है, वहाँ पॉपुलेशन भी थोड़ी कम है और हम लोग थोड़ा, हाँ हाँ, तो ये सब बहुत से रीजंस भी इफेक्ट्स करते हैं और वहाँ पे अवेयरनेस भी बहुत अच्छी है। और इसीलिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और आप जैसे डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं कि आप समाज को एक आईना दिखाएं, एक सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि आज के समय में इंसान भटक जाता है। जब भी किसी घर में सुना जाता है कैंसर है तो घर में मातम सा हो जाता है, लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन ऐसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब किसी की कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन हो गई, तो लोग ये कहते हैं कि अब आगे की लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना है। डॉक्टर कहते हैं कि आप 2 महीने बाद आना चेकअप कराने, 1 महीने बाद आना, दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ऐसे लोगों को आप मैसेज दीजिए। जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा होता है, वो अपने आप एक लैंडमार्क होता है। आप ये मान लीजिए कि एक तरह से आपको नया जीवन मिलता है। तो और कैंसर या कोई भी ऐसी बीमारी जो हमारे शरीर को इफेक्ट कर रही है, जैसे कोरोना भी है, जब हम उससे विक्ट्रियस होकर निकलते हैं तो हमारे जीवन में एक और मिशन बन जाता है, टू रिमेन मोर हेल्दी एंड वैल्यू आवर लाइफ मोर। इसीलिए हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, शुरुआत में वो इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं, लेकिन जब तक उनका ट्रीटमेंट खत्म होता है वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब वो एक जागरूक सिटीजन बनते हैं और वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। तो हम उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एक तरह से सपोर्ट ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। दूसरा ये है, खाने पीने को लेकर उनकी जो अवेयरनेस है बढ़ जाती है, बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है। कोई एडिक्शंस जैसे पहले उनको थे, जैसे टोबैको, अल्कोहल या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है ना, हाँ, तो वो सब चीज़ों से हम उनको मोटिवेट करते हैं कि बाहर निकल जाए वो लोग। तीसरा जो फॉलोअप होता है, हर कैंसर का अलग अलग होता है। कुछ लोगों में जो होता है वो उनका हर 6-6 महीने में चेकअप करना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स को हमें 3-3 महीने में बुलाना पड़ता है। नॉर्मली हमारा जो फॉलोअप होता है वो 5 साल तक का होता है और ये माना जाता है कि 5 साल तक अगर हमारे पेशेंट्स की सब रिपोर्ट ठीक आ रही है तो फिर हम उनको क्योर डिक्लेयर कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि 5 साल के डॉक्टर अब संपर्क में रखता है और 5 साल के बीच में दर्शकों अगर बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो क्योर मतलब ठीक हो जाते हैं। सर एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि बहुत सवाल तो मेरे मन में बहुत है लेकिन समय का अभाव है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि हर इंसान की जब सर्जरी होती है, माउथ की मैं बात करता हूँ, तो स्टेजेस लगते हैं और हर किसी के तरीके अलग होते हैं। कई बार देखे जाते हैं कि बहुत से लोगों के स्टेजेस से ब्लड निकलने लगता है, मुंह से पस आने लगता है, बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सौ का बहुत ठीक हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह के सिनेरियोज बनते हैं, ये क्या क्या घातक होते हैं, किस तरह की कंडीशंस होती हैं? देखिए सर्जरी जो है ना, कैंसर सर्जरीज हमेशा से काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही हैं। 2-3 चीज़ें अच्छी हुई कैंसर सर्जरी में, पिछले 5-7 सालों में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई है रोबोटिक सर्जरी।
रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हम उसके अंदर मैग्नीफाइंग लेंस होता है और आप दूर बैठ के भी पेशेंट की सर्जरी कर पाते हो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू। उसके द्वारा ब्लड लॉस कम होता है, उसमें डिसफिगरेशन भी कम होता है, आपका जो रिकवरी टाइम है बहुत क्विक हो जाता है। ब्लड लॉस कम हुआ, सर्जरी वही सर्जरी आपने बड़े अच्छी तरीके से कर ली और उसके ओवरऑल कॉस्मेटिक आउटकम्स भी बेटर होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए मेरा मानना ये है कि सर्जरी उस जगह होनी चाहिए जहाँ पे इसके एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ पे वो एक टीम की तरह काम करते हैं। तो जहाँ पे ऑन्कोलॉजी के डेडिकेटेड सेंटर हैं वहाँ पे सर्जरी करना चाहिए। वहाँ से चांस कम है कि जैसे आपने कॉम्प्लिकेशन बताई वैसे होंगी, तो अगर फिर भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको फिर वापस हम लोग रीसर्जरी के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा या दवाई के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर कोई परेशानी होती है दर्शकों, हम सवाल ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मैंने अपने लाइफ के अनुभव में देखा है और जब भी किसी को कैंसर हुआ है तो इस तरह के प्रश्नों को मैंने अपने कानों से सुनते देखा। तो उद्देश्य यही है कि डॉक्टर साहब के माध्यम से आपकी उन परेशानियों को ठीक किया जाए और एक सही रास्ता दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम देखा और मुझे आशा है कि आप लोगों को जो हमने डिस्कशन किया वो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा और आपकी फैमिली में किसी को भी अगर कैंसर है या आपके नोन में किसी को कैंसर है तो उनको सही नॉलेज मिल पाए और वो लोग भ्रांतियों से हट के ढंग से इलाज करा पाएँ। अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट होता है बहुत हाई क्यूरेबिलिटी है, एडवांस स्टेज में भी कैंसर है तो भी हताश ना हो। आज की डेट में एडवांसेस काफ़ी हुए हैं और हम एडवांस केसेस को भी उनकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काम कर सकते हैं। और मुझे आशा है आप देखिएगा 4-5 साल के अंदर जैसे हमने कोविड का जो है वैक्सीन हमने रिकॉर्ड 9 मंथ्स में कर लिया, आप कैंसर के अंदर भी अगले 4-5 साल में देखेंगे हमारी बहुत नई थेरेपीज आ रही हैं, जीन थेरेपी आ रही है, टारगेटेड थेरेपीज काफ़ी इवॉल्व हो गई हैं। तो मुझे आशा है कि एडवांस केसेस के अंदर भी हम और अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे और ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा बहुत सारे कैंसर्स में जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का हम घर पे इलाज कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे जेनेटिक हमारा चीज़ें बेटर होंगी तो कैंसर का इलाज है ज़्यादा हमारा स्ट्रांग हो जाएगा और कोई घबराने की बात नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, एक आपने बात बोली इससे और बात दर्शकों को बता दूं, जैसे आपने कहा कि 90% क्योर होता है कैंसर। कोई भी बीमारी हो 100% क्योर कोई नहीं हो पाती। डायबिटीज़ भी लाइफ टाइम रहती है, हाइपरटेंशन भी रहती है, एड्स भी रहती है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। लेकिन मेडिसिन अगर प्रॉपर तरीके से लिया जाए और डॉक्टर की एडवाइस को माना जाए तो काफ़ी लंबे अरसे तक हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये आपका फर्स्ट शो था। हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे और दर्शकों को आप बहुत अच्छी नॉलेज देते रहना, जिससे उनका जिस तरह की परेशानी किसी के आसपास रिश्तेदारी में कहीं किसी को होगी तो इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो देखा दर्शकों, आपने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको बताया, समझाया कि कैंसर होने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस स्टेज पर भी कैंसर को बहुत अच्छे से डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर हो सके तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर आएँ, जांच करने से ना घबराएं। बायोप्सी की जांच आप लोगों को ज़रूर करानी है। अगर कोई भी सिम्टम्स आप देखते हैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा, आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे और अगली बार हम आपके लिए आएंगे कुछ और नया स्पेशल लेकर। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।